औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, तो इंशाल्लाह आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक जो है वो कंपनीज के ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे। कंपनीज, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जैसा कि हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के टॉपिक्स में पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, फिर उनके पॉजिटिव्स यानी कि एडवांटेजेस और नेगेटिव्स यानी कि डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आज जो है वो हम कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, बुक के मटेरियल की तरफ जाने से पहले आपने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में टोटल ओनर एक, पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 20 विदाउट सर्टन एक्सेप्शंस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स etc। अब है बात कंपनी की। तो कंपनीज की डिटेल तो आप जाके पढ़ रहे होंगे कंपनी लॉ कैफ 7 के अंदर, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन जो जहां तक आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं अगर बात करूं थोड़ा सा डिटेल में, तो भाई कंपनीज होती हैं, वैसे तो ज्यादा तादाद है, छोटी बुनियाद पे 4 आप एज्यूम कर लें। प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक है जी। ये 4 क्यों बताई हैं? ताकि मैं आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बता सकूं। प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो तो सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर नाम भी जाहिर कर रहा है कि एक मेंबर, एक मालिक। प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें मिनिमम जो है वो कितने होते हैं मेंबर्स? 2। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? 3। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ मेंबर होंगे? 7। प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी 1, प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी 2, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी 3, पब्लिक लिस्टेड कंपनी 7। ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स क्या होते हैं कंपनी के? यानी कि शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर क्या होते हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। आइए जी, अब चलते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा। अब बुक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फायदा होगा। The main features of a limited company is that it has a separate legal identity from that of its owners। इसको अंडरलाइन कर लें जी। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017 वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन से क्या मुराद है भाई? उससे मुराद ये है कि जो भी एक मुआहदा लिखा जाएगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, तो वो उस कंपनी के नाम पे लिखा जाएगा, ना कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के नाम पे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे लिया शुगर मिल, कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है जी, गन्ना देने का या पेमेंट का या कोई किसी भी चीज का, तो वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? किसके नाम पे? लिया शुगर मिल के नाम पे, ना कि वो उसके किसी शेयर होल्डर के नाम पे करेगा। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में लेन देन का जो मामला होगा वो कंपनी के नाम पे हो रहा होगा, ना कि किसी शेयर होल्डर के जाती नाम पे। कंपनी ही देनदार है, कंपनी ही लेनदार है, कंपनी ने रिसीव करने हैं, कंपनी ने ही अदा करने हैं। ये कंपनीज एक्ट 2017 कहता है। तो इससे मुराद भी वही है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, अपनी जात में खुद एक चीज है, फ्रॉम इट्स ओनर्स, जो कि अपने मालिकान से डिफरेंट है। नो डाउट शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, लेकिन जस्ट एक आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के नाम पे साइन होगा। ऑल ओनर्स ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है जी, उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी होगी।
आप ये भी पढ़ चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। ये एक उसने नॉर्मल बात की है, अब ये कोई हदीस नहीं हो गई कि जी ये अब लिमिटेड ही होगी। आप कंपनीज एक्ट में आएंगे पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ पार्टनर्स की या कुछ सॉरी शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। इफ द कंपनी कोलैप्सिस, अगर कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू यूज पर्सनल फंड्स टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स। जाहिर सी बात है, जब हर चीज का मुआहदा कंपनी के अपने नाम पे हुआ है, ठीक है जी, तो फिर शेयर होल्डर्स की तो जो लायबिलिटी होगी लिमिटेड, यानी कि 50 लाख तक या 20 लाख तक वो अपनी अदा करके फारेग, बाकी बेशक 80 लाख रुपए बाकी रह गया तो वो फिर उसके शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेचें, जो उसको इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी लगी हुई है उसको बेचें, वो जो जिस जगह पे बनी हुई है उसको बेचें, पैसे कैसे पूरे करने हैं वो शेयर होल्डर्स का सरदर्द नहीं है। ठीक है जी। वो कहता है दे कैन नॉट बी फोर्स्ड, उनको आप शेयर होल्डर्स को फोर्स नहीं कर सकते टू यूज पर्सनल फंड्स के वो अपने जाती पैसों में से जो है ना वो कंपनी के या कारोबार के जो उधार देने वाले हैं वो दें। बस उनकी जितनी लायबिलिटी होगी वो अपनी अदा करके साइड पे, बाकी आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। दे ओनली लूज द अमाउंट दैट दे ओरिजिनली इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने शेयर होल्डिंग ली होगी तो कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा, तो जो उस टाइम वो कहते हैं उन्होंने पैसा उसके अंदर लगाया हुआ था, ठीक है, तो वही उनका डूबेगा सिर्फ। इसमें भी फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कंपनी लॉ के अंदर आप आके पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर्स की सूरत में है या प्रेफरेंस शेयर्स थे तो वो उसमें ऑर्डिनरी में पैसा वापस नहीं होता, प्रेफरेंस में पैसा वापस हो जाता होता है। अच्छा जी, कंपनी ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेशन, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कंपनी का दूसरा नाम क्या है। इज अ लीगल एंटिटी, लीगल जाहिर सी बात है, ये कंपनी जैसा कि मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड हुई हुई होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो लीगल एंटिटी है। ठीक है जी, जिससे एग्रीमेंट किया जा सकता है, जिसको बाय लॉ एनफोर्स किया जा सकता है, वो लीगल एंटिटी हो गई। क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है जी, रजिस्टर्ड करवाना, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारा प्रोसेस जो पहले शेयर हो चुका है। whose assets and liabilities are separated from its owners, assets and liabilities, किसी से पैसे लेने हैं तो वो क्या है, एसेट है, किसी के पैसे देने हैं तो वो लायबिलिटी है। एसेट्स ये है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे अब शुगर मिल के अंदर जो है वो कोई मशीनरी लगी हुई है तो वो कंपनी के नाम की मशीनरी है, ना कि शेयर होल्डर्स में से किसी की। ठीक है जी। As a legal entity, a corporation has many of rights, duties, and powers of a person, such as the right to receive, own, and transfer property. जाहिर सी बात है कि हर चीज जो है वो कंपनी के नाम पे है, तो कंपनी ही फिर हर चीज की जिम्मेदार है। उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। राइट्स उसके पैसे किसी से रिसीव करने हैं, किसी को देने हैं, यानी कि सारा कुछ कंपनी अपने नाम पे कर रही होती है। मालिकान अपनी जो लायबिलिटी उन्होंने एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डन की थी उस तक के जिम्मेदार होंगे, मुख्तसर अल्फाज में। Corporations can enter into contracts with individuals or with other legal entities and they can sue and be sued in the court of law. वो कहता है जी कि जो कंपनीज होती हैं वो किसी और बंदे के साथ या और कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है, यानी कि लिया शुगर मिल किसी और मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर वो दूसरी मिल इनके साथ कोई ना कोई जो है ना वो फ्रॉड करती है तो ये भी अदालत में जा सकती है। और जो दूसरी मिल है, अगर लिया शुगर मिल फ्रॉड करेगी तो फिर जो दूसरी मिल है वो लिया शुगर मिल के खिलाफ भी अदालत में जा सकती है। सू होता है चैलेंज करना, अदालत में जाना। एज अ लिमिटेड कंपनी, as a limited company has a separate legal identity, all owners have limited liability. If the company collapses, they cannot be forced to use personal funds to pay off business debts. They only lose the amount they originally invested in the, ये वही बात उसने खैर दोबारा लिख दी है, समझ से बालातर है, ये काम क्यों लिखी है उसने, लेकिन बात वही दोबारा आ गई। People become owners of company by purchasing shares of stock
ऑलरेडी बात हो चुकी है, शेयर्स खरीदते हैं पैसा इन्वेस्ट करके। मैनी स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेटली हेल्ड, मीनिंग दैट ओनरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जो छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है जी, वो कहता है कि उनकी ओनरशिप जो है ना वो थोड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वैसे अब कंपनी लॉ के अंदर भी जाके खुद भी पढ़ लेंगे कि जो भाई प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, शॉर्टली मैं लिख देता हूँ, उसके अंदर शेयर होल्डर्स की तादाद कितनी होती है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है जी, तो वो यही चीज वो बताना चाह रहा है कि कम तादाद होती है शेयर होल्डर्स की। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो, वहां पे तो हजारों लाखों की तादाद में शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, एम्प्लॉइज इसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स की बात वो कर रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अंदर यानी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं। मोस्ट लार्ज कॉरपोरेशंस आर पब्लिकली हेल्ड। ठीक है जी, वो कहता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनका स्टेटस जो होता है एज ए पब्लिक कंपनी होता है, मीनिंग दैट शेयर्स कैन बी इजीली परचेज्ड और सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। क्योंकि प्राइवेट कंपनी की ये डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर आप अपने शेयर्स की जो है वो इनविटेशन नहीं दे सकते किसी को, यानी कि खरीदो फरोख्त का मामला जो है ना वो, अब बातें फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, अभी बस आप अपने समझने के लिए ये लाइन इसको ज़हन में रख लें कि ओनरशिप जो होती है ना इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है जी, तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो नहीं कर सकते जी कि आए आए हमारे शेयर खरीद लें। ठीक है, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस सिलसिले में कर सकती होती हैं। बड़ा खैर अभी आपको हो रहा होगा कि जान छुड़ाने वाली बंदा बात कर रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ पड़ा है, आप खुद टाइम बाय टाइम समझ लेंगे। अभी जो है ना जितना जरूरी है मामूली मामूली बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। दीज कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ठीक है जी, जिनके अंदर शेयर खरीदो फरोख्त पे पाबंदी नहीं होती पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली का मतलब है कि इस पे कोई एडवर्टाइजमेंट करने पे पाबंदी नहीं है कि आए आए हमारे शेयर खरीद लें। वो कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें इस चीज पे पाबंदी होगी कि आए आए हमारे शेयर खरीद लें भाई, ठीक है, वो कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। Stockholders of publicly held companies can sell their shares of stock when they need money, are disappointed with the performance of company, or simply expect that the stock price will not rise in the future। तो स्टॉक होल्डर्स जो है वो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, अच्छा, जो पब्लिक कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कब अपने शेयर्स बेचने की तरफ जाते हैं? जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, जब वो मायूस हो जाते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं ग्रो कर रही, या उन्हें ये लगता है कि नहीं भाई शेयर की कीमत नहीं बढ़ने वाली। शेयर की कीमत जाहिर बात तब बढ़ेगी जब कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे, जब कंपनी की गुडविल इंप्रूव होगी। देयर स्टॉक कैन बी सोल्ड टू सम अदर इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। मिसाल के तौर पे पहले जो है वो ए ने शेयर्स लिए हुए थे, उसको लगा नहीं यार कोई फायदा नहीं है इस कंपनी को, उसने जो है ना वो बी को बेच दिए, तो फिर बी परचेज कर लेगा। A private limited company that needs more money to expand or to take advantage of opportunities may have to obtain financing by going public through initial public offering, that is becoming a public limited company by selling stock so that it can be traded in public market। जी, तो वो कहता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, या उसे मजीद पैसे की ज़रूरत है, तो फिर उसके पास एक ये ऑप्शन होता है कि वो अपना स्टेटस जो है ना वो कौन सी कंपनी का करेगी? वो पब्लिक कंपनी का करेगी। ठीक है जी, वो किस तरीके से? जाहिर सी बात है फिर उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा। फिर आपको ये इजाजत होती है कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है कि पहली बार जो है ना आप अपने शेयर्स जब ऑफर करते हैं, ठीक है जी, अवाम को या शेयर होल्डर जो भी बनना चाहते हैं उन लोगों को, तो फिर जाहिर सी बात है आप शेयर ऑफर करेंगे, लोग शेयर खरीदेंगे, तो फिर आपके पास पैसा आएगा। ये इस पैराग्राफ का मतलब है। पहले प्राइवेट कंपनी थी, उसने सोचा कि भाई इससे मामला नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये वैसे ऑफिशियली बाय कंपनीज एक्ट 2017 ये पाबंदी है कि आप अपने शेयर्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो उसका अलग प्रोसेस है कि वो किस तरीके से फिर शेयर होल्डर बनते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम वसी पैमाने पर जाएं तो फिर उसमें ये होता है
कि आप चाहते हैं कि हमारे हजारों लाखों में शेयर होल्डर्स हों, तो फिर आपको स्टेटस किसका लेना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा। जब आप पब्लिक कंपनी का स्टेटस ले लेंगे तो फिर वो प्राइवेट कंपनी वाली रेस्ट्रिक्शन जो पाबंदी है आपके ऊपर वो खत्म हो जाएगी। फिर आप अपने शेयर्स को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है कि पहली बार जब कोई कंपनी अपनी लाइफ के अंदर शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब शेयर्स बिकेंगे तो पैसा आएगा, अल्टीमेटली आप लोगों का फाइनेंस या कैश बढ़ेगा। जब कैश बढ़ेगा तो फिर आप उसको कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपको प्रॉफिट्स आएंगे। इसके बाद है जी, पब्लिकली हेल्ड कंपनीज कैन ऑब्टेन एडिशनल फंड्स बाय इशूइंग न्यू कॉमन स्टॉक। वही शेयर्स बेच के, दिस मींस दैट आइदर देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स कैन परचेज मोर स्टॉक और अदर इन्वेस्टर्स कैन बिकम स्टॉक होल्डर्स बाय परचेजिंग द कंपनी स्टॉक। वो आपकी मर्जी है कि जो आपके पुराने शेयर होल्डर हैं, एक बंदे ने पहले 5,000 शेयर दिए हुए हैं, वो कहता है जी मैं 10,000 और लेना चाहता हूँ, इस तरीके से शेयर बिक गया, या किसी नए बंदे ने आके ले लिए। आप लोगों को तो पैसे से गर्ज है, चाहे जो भी खरीद रहा है। By issuing a new stock, companies may obtain whatever funds are needed to support any business expansion। आपका अल्टीमेटली पर्पस क्या था? पैसे, शेयर्स बेचने का, पैसा आए, आप इन्वेस्ट करें ताकि आप प्रॉफिट कमाएं। उसके बाद है जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी या कारपोरेशन। अ कंपनी इज क्रिएटेड और इनकॉर्पोरेटेड थ्रू अ चार्टर और आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? ठीक सिंपल, आप ये बता, मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में बता दूं कि आप लोग अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है जी। कंपनी वो फिर है कि कंपनी के हिसाब से होता है कि प्राइवेट कंपनी है तो उसने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है, पब्लिक कंपनी है तो उसने जी वो कमीशन को करना है, जिसको भी करना है, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, जब आपकी सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेता है कि ओके है, फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। आसान अल्फाज में, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज 3 की कंपोनेंट्स: स्टॉक होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनीज के अंदर स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं भाई? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? और मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स टॉप मैनेजमेंट होती है, पहले पढ़ चुके हैं। और ये सिंपल मैनेजमेंट का लफ्ज यहाँ पे यूज कर रहा है, वो क्या है? नॉर्मल मैनेजमेंट। इसको अंडरलाइन कर ले, कितने की कंपोनेंट्स होते हैं कंपनी के? 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, मालिक, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो इसके बाद है जी, स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। मालिक होते हैं, होल्डिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक दैट प्रोवाइड देम विद सर्टेन राइट्स। राइट्स इनके क्या होते हैं जी? डिविडेंड रिसीव करना है, ठीक है जी। इन्होंने यानी कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं इनके, ठीक है जी। जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो उनके इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के मौके पे या कोई एक ऐसी अप्रूवल है, ठीक है जी, फिर वो शेयर होल्डर्स की हर शेयर होल्डर के अपने अपने राइट्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, नहीं है, लंबी डिवीजन की बात, ठीक है जी। तो ये होगी इनके राइट्स के ऊपर बात। दे कैन रिसीव अ पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स रिसीव करते हैं, एंड दे कैन सेल और ट्रांसफर देयर ओनरशिप इन द कॉर्पोरेशन एट एनी टाइम, यानी कि वो अपने शेयर्स किसी और को बेच सकते हैं। स्टॉक होल्डर्स कैन अटेंड एनुअल मीटिंग, मैंने ऑलरेडी बताया कि मीटिंग अटेंड करने का, इलेक्ट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी, यानी कि डायरेक्टर्स का जब इलेक्शन होता है तब इनके ये राइट्स होते हैं। एंड वोट ऑन मैटर्स दैट अफेक्ट द कॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस विद इट्स चार्टर एंड बायलॉज। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जनरली कैरीज 1 वोट। नॉर्मल के एक शेयर 1 वोट के बराबर होता है, ठीक है जी। द स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स को मुंतखब करते हैं, टू गवर्न एंड हैंडल द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, कि वो डायरेक्टर्स ही कंपनी को चला रहे होते हैं, मालिकान तो कभी कभार आते हैं। द डायरेक्टर्स सेट मेजर कॉर्पोरेट गोल्स एंड पॉलिसीज, हायर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड ओवरसी द फर्म्स ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस, यानी कि पॉलिसीज बनाना काम होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है जी। कॉर्पोरेट ऑफिसर्स का मतलब है जी, मिसाल के तौर पे जी, जिस तरह सीईओ हो गया या दूसरे जो भी जीएम फला फला मुख्तलिफ लोग जो भी कंपनी में रखते हैं, और कंपनी किस तरीके से चल रही है और पैसा आ रहा है जा रहा है, इन चीज़ों को नोट करना होता है। इनकी निगरानी करनी काम किनका है? डायरेक्टर्स का। तो ये जो है ना, इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है जी, डायरेक्टर्स के क्या काम होते हैं। स्मॉल फर्म्स में हैव अ फ्यू एज 3 डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर्स, भाई जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के स्टार्ट में बताई है बात कि प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी 1 मेंबर, तो उसमें डायरेक्टर की तादाद भी मिनिमम 1 होगी, ठीक है जी। नंबर 2 पे
जो है वो प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद 2 बताई, तो वहां पे डायरेक्टर्स जो हैं वो भी नॉर्मल जो है वो 2 होते हैं एटलीस्ट, ठीक है जी। पब्लिक अनलिस्टेड में 3, तो डायरेक्टर्स भी 3 मिनिमम, ठीक है जी। और लिस्टेड में मिनिमम 7, तो इधर भी 7। लेकिन कंपनीज एक्ट कोई मैक्सिमम तादाद नहीं बताता, तो वो फिर आर्टिकल्स के जरिए जो है वो चेंज किया जा सकता है। जो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, एक आर्टिकल्स को समझने के लिए आप अपने जहन में अभी तक के लिए ये बैठा लें कि वो कंपनी का एक जो है ना वो रजिस्टर ही होता है, बस सिंपल। वो क्या होता है वो आप कंपनी लॉ कैफ 7 में जाके डिटेल में पढ़ लेंगे खुद ही। अच्छा जी, द बोर्ड ऑफ लार्ज corporations typically include both corporate executives and outside directors not employed by organization chosen for their professional and personal expertise। भाई अगर आपने चैप्टर 1 डिटेल में समझ के पढ़ा है तो वहां पे हम एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जो यानी कि अपना फुल टाइम देते हैं 9 से 5, ठीक है जी, हर मैटर को वो देख रहे होते हैं। लेकिन नॉन एग्जेक्टिव की मैंने मिसाल दी थी, एक इंजीनियर को आपने हायर कर लिया, एक सीए को हायर किया हुआ है, ठीक है जी। तो वो चैप्टर 1 के उन लेक्चर्स को जाके आप दोबारा सुन सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट में इशू है तो। Outside directors often bring a fresh view to corporations activities because they are independent of company। ठीक है जी, इसमें डिटेल में पहले बात हो चुकी है कि नॉन एग्जेक्टिव का काम होता है कि जस्ट किसी मीटिंग में बुलाया जाए, ऑनेस्ट व्यू देना होता है और मशवरा देना होता है। वो जस्ट मीटिंग फीस लेता है, बाकी उसके अलावा वो ना 9 से 5 बैठता है, ना उसका कोई कंपनी के बाकी कारोबार से लेना देना होता है, ठीक है जी। hired by board the executives या ऑफिसर्स ऑफ कारपोरेशन आर इट्स टॉप मैनेजमेंट। ठीक है जी, टॉप मैनेजमेंट क्या होती है जी, एग्जेक्टिव्स या ऑफिसर्स। एग्जेक्टिव्स वही होते हैं मिसाल के तौर पे सीईओ सीएफओ वगैरह। एंड इंक्लूड द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, सीएफओ वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरी एंड सेक्रेटरी होता है कंपनी का, हु आर रिस्पांसिबल फॉर अचीविंग कॉर्पोरेट गोल्स एंड पॉलिसीज। ऑफिसर्स में आल्सो बी बोर्ड मेंबर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। वो डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है जी, कि सीईओ या सीएफओ अगर कंपनी लॉ पे पाबंदी नहीं लगा रहा तो उसमें वो भी कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके बाद है जी इनके एडवांटेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जाहिर सी बात है कंपनी में पैसा भी लग रहा होता है, ठीक है जी, मशीनरी भी ली जा रही होती है, स्टॉक भी लिया जा रहा होता है, लेबर भी काम कर रही होती है, तो जाके प्रोडक्ट बन रहा होता है। द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अलाउज कंपनीज टू मर्ज फाइनेंशियल पैसा एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि लेबर इनटू एंटरप्राइजेस विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। सारे का हर चीज को मिक्स करके लेबर, स्टॉक, हर चीज, पैसा, हर चीज, फिर प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा सेल हुआ, पैसा आया, प्रॉफिट आया। Limited liability. A key advantage of companies is that they are separate legal entities that exist apart from their own owners. Stockholders' liability for the obligations of firm is limited to the amount of stock they own. If the corporation goes bankrupt, creditors can look only to the assets of corporation for payment। भाई ऊपर बात हो चुकी है कि जो मालिक हैं, ठीक है जी, उनकी जितनी लायबिलिटी थी वो अपने उतने तक देनदार होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा वो बात करते हैं, नॉर्मल में जो कंपनी होती है उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो देनदार नहीं होते। अगर जो फिर जिन्होंने पैसे लेने होते हैं वो फिर कंपनी की मशीनरी की तरफ देखते हैं, जिस जगह पे कंपनी बनी हुई है उस जगह को सेल करके पैसे कैसे पूरे करने हैं, वो शेयर होल्डर्स का सरदर्द नहीं होगा। ईज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप स्टॉक होल्डर्स, बहुत आसान सी बात है। आप थक गए हैं कंपनी से, नहीं आपको फायदा नजर आ रहा, आप स्टॉक मार्केट जाते हैं, जाके अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं, पैसा पकड़ें और साइड पे। स्टॉक होल्डर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज कैन सेल देयर शेयर्स एट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेशन। ना कंपनी को कोई फर्क होगा क्योंकि शेयर्स कंपनी के भी आगे बिकी जाने हैं, क्योंकि ये डेली स्टॉक कहते हैं, सुनते होंगे खबरों में भी कि स्टॉक एक्सचेंज में इतना जो है ना वो इतने पॉइंट्स ऊपर चली गई, इतने पॉइंट्स डाउन हो गई, तो ये वही बातें हैं जी। अनलिमिटेड लाइफ जो है, द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेशन इज अनलिमिटेड, जिसकी कोई 2 4 5 साल की बात नहीं है भाई, ठीक है जी। बिकॉज द कंपनी इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। हाँ जी, ये बात, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि इसकी 60 साल जिंदगी है, 60 साल के बाद ओनर मर गया तो कंपनी भी बंद, ऐसी बात नहीं होती। ओनर अगर अल्लाह को प्यारा हो गया तो उसकी जगह पे कोई ना कोई और बंदा, उसको शेयर सेल कर दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी उसी तरीके से चलती रहेगी।
owners, the death or withdrawal of an owner does not affect its existing, unlike a sole proprietorship or partnership। ठीक है जी, कंपनीज चलती रहती हैं जी, लोग आते जाते रहते हैं। ठीक हो गया जी। बिल्कुल जनाब, कंपनी की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग निराला है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। टैक्स डिडक्शंस यानी कि टैक्स की कटौती। ठीक है, टैक्स की कटौती क्या है जनाब? कंपनी को जो प्रॉफिट, उस पे जो भी स्लैब रेट्स होंगे प्रॉफिट्स चार्ज करने के लिए, ठीक है जी, वो कंपनी के प्रॉफिट्स पर लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान को टैक्स पे करना होगा। कंपनीज आर अलाउड सर्टेन टैक्स डिडक्शंस सच एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच रिड्यूसेस देयर टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जो खर्चे हो रहे होते हैं वो आप लोग लेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है ना वो बाकी पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है। ये तो नहीं, हाँ हमने चैप्टर 1 में सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रेवेन्यू में से पहले खर्चे लेस होंगे फिर प्रॉफिट आएगा, फिर उस प्रॉफिट पे वो रेट लगेगा, रेवेन्यू पे वो रेट नहीं लगेगा। तो वही बात वो यहाँ पे कर रहा है। ability to attract financing, companies can raise money by selling new shares of stock, यानी कि नए शेयर्स बेच दिए। ठीक है जी, पैसा इकट्ठा करने के लिए। डिवाइडिंग ओनरशिप इनटू स्मॉलर यूनिट्स मेक्स इट अफोर्डेबल टू मोर, यानी कि जहां पे 5000 का एक शेयर बेच रहे थे, ठीक है जी, तो वहां 25-25 होके दो शेयर इस तरीके से यानी कि वो कर दिए, बेच दिए। ठीक है जी, एक की बजाय 2500 का 5000 का एक लेने की बजाय जो है उसको 0.5 इस तरीके से ओनरशिप दे दी ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ज्यादा लोग खरीद सकें। Who can purchase one or several thousand shares? The large size and stability of a companies also helps them get bank financing। जो जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी गुडविल होती है, प्रॉफिट सारे होते हैं, तो फिर बैंक्स भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी रिलायबिलिटी होती है बैंक्स की भी, उन्हें पता है इतना बड़ा नाम है। मिसाल के तौर पे अपनी निशात मिल्स की बात कर लें, नेस्ले की बात कर लें, कोलगेट की बात कर लें, कोक की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, होंडा कंपनी की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि ये रातों रात तो बंद हो नहीं जानी। All these financial resources allow companies to invest in facilities and human resources and expand beyond the scope of sole proprietorships or partnerships। एक आपके शेयर हाथों हाथ बिक जाते हैं, आप बैंक्स के पास जाते हैं, वो ठीक है अपनी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करते ही हैं बैंक, लेकिन ये नहीं है कि आपको पैसे नहीं देंगे। जब आपको हर तरफ से पैसा आ रहा होता है मेरे भाई, तो फिर आप अल्टीमेटली लेबर भी खरीद सकते हैं मुंह मांगी कीमत दे के, आप स्टॉक भी, सप्लायर भी आप पे यकीन करता है, स्टॉक भी आपको मिल जाता है। ठीक है, मशीनरी भी आपको मिल जाती है, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो क्या होता है कि आपका बिजनेस ग्रो करता है। It would be impossible for a sole proprietorship or partnership to make automobiles, provide nationwide telecommunications or build। और सारी बात है छोटे लेवल पे तो ये बड़ी मशीन यानी कि गाड़ियां बनाना और ये बड़ी कंपनीज के ही काम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है जनाब इसके अंदर? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन में हमने ऑलरेडी उस दिन पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। डबल इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डिसएडवांटेजेस और टैक्स को एज ए डिसएडवांटेज पढ़ते हुए, डिसएडवांटेज क्या है कंपनीज के अंदर भी है कि एक तो कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रही होगी, दूसरा जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने डिविडेंड पे भी टैक्स दे रहे होंगे। कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्सेस ऑन देयर प्रॉफिट्स, ठीक है जी। इन एडिशन एनी प्रॉफिट्स यानी कि डिविडेंड्स पेड टू स्टॉक होल्डर्स आर टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम ऑल्दो एट अ समवट रिड्यूस्ड रेट। हाँ, कंपनीज जिस प्रॉफिट पे टैक्स दे रही होंगी वो कंपनी के हिसाब से उस पे जो भी रेट परसेंटेज होगी वो लग रही होगी, एफबीआर ने रखी होगी। जो डिविडेंड यानी कि ऑन डिविडेंड स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा उस पे जो टैक्स देना होगा उसका रेट समथिंग डिफरेंट होगा। Cost and complexity of formation, as outlined earlier, forming a corporation involves several steps and costs can run into thousands of rupees including registration, license fees as well as cost of attorneys and accountants। यानी कि इसको बनाने पे वो कहता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जाहिर सी बात है। वो सिंपल अल्फाज में जो मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन वाला अप्लाई करना है, ठीक है, इसका नाम भी रिजर्व करवाना पड़ता है, फिर वो कला की फीस जो इनके अकाउंटेंट्स हैं उनकी फीस, वो वही बात वो यहाँ पे कर रहा है। इंक्रीज गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट की यानी कि फिर कुछ जो इदारा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP,
ठीक है। फिर उसकी कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। रजिस्ट्रार की तरफ से कुछ पाबंदियां उनको फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से है। मिसाल के तौर पे सबसे आसान बात करूं माहौलियाती आलूदगी की, ठीक है जी, उनको भी बड़ा फोकस करना पड़ता है। Unlike sole proprietorships and partnerships, companies are subject to many regulations and reporting requirements. ठीक है, कंपनीज पर लागू होती हैं, आर सब्जेक्ट टू मैनी रेगुलेशंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, रेगुलेशंस यानी कि जी माहौलियात की आलूदगी का ख्याल रखना है, इतने एरिया में जहां आबादी है वहां नहीं ये कंपनी लगानी। ठीक है, रिपोर्टिंग के वो ऑडिट रिपोर्ट आपने जमा करवानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किस किस को भेजनी है, SECP को, फलां फलां को। For example, companies must also register with the Securities and Exchange Commission of Pakistan before selling stock to the public. जब तक SECP अप्रूवल नहीं देगा आप अपने शेयर्स को पब्लिकली बेच नहीं सकते, unless it is closely held owned by a small group of stakeholders. A company must publish financial reports on a regularly basis and file other special reports with the SEC एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज। यानी कि वही सिंपल बात कर रहा है, चाहे जो है वो आपके थोड़े ही शेयर होल्डर क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उन्हें भेजनी पड़ती है, या SECP को, या जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, तो उनको यानी कि ये रिपोर्ट्स आपको जमा करवानी होंगी। These reporting requirements can impose substantial cost. वो कहता है इन पे भी खर्चा आता है। Published information on corporate operations may also give competitors an advantage. वो कहता है कि इससे ये भी होता है कि competitors जो हैं आपके, उनको भी इससे कुछ ना कुछ वो फिर सीक्रेट्स भी आपके आउट हो सकते हैं। ठीक है जी, या कोई और फायदा हो सकता है, वो कल को क्लेम कर दें जी कि इसके अंदर तो कोई मसला है। ठीक है, यानी कि मसले से मुराद ये है कि कोई आपने उसके अंदर फेक चीज़ डाली हो, ठीक है, और किसी अंदर के बंदे ने रिपोर्ट कर दिया हो, तो गहरे कॉन्सेप्ट इसको छोड़ें अभी। यानी कि उससे ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों को अल्टीमेटली फिर आपके क्योंकि पब्लिक होती हैं, आप गूगल पे जाके लिखें ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कोई भी जाके चेक कर सकता है कि इनके पिछले रिकॉर्ड क्या हैं और आज का रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद ये पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन का सिंपल डिफरेंस है, इसके अंदर कुछ भी सच नहीं है, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे। तो उसके बाद है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, ईदी वाला। ठीक है जी, तो ना ही ये डिविडेंड दे रहे होते हैं अपने पार्टनर्स वगैरह को। तो इसके अंदर जो है वो इनकी टाइप्स दी हुई हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कहता है जी कि ये फंड किसके ज़रिए की जाती हैं, गवर्नमेंट के ज़रिए फंड की जाती हैं। ताकि ये किस चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे आप लगा लें कि ये छोटी, आपने देखा होगा यूनियन काउंसिल्स के अंदर कुछ और सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ वगैरह के लिए, साफ पीने के पानी के लिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टली यानी कि कुछ हिस्सा या होली मुकम्मल तौर पे फंड की जाती हैं नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज, मिसाल के तौर पे चैरिटीज़, क्लब्स और सोसाइटीज़, या आपने बड़े शहरों के अंदर ये भी सोसाइटीज़ भी बनी हुई देखी होंगी। ठीक है जी, आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझने के लिए अलखिदमत फाउंडेशन को देख लें। क्लब्स एंड सोसाइटीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब्स हैं, एग्जिस्ट बिकॉज देयर मेंबर्स आर ड्रॉन टुगेदर बाय अ कॉमन इंटरेस्ट। द एसेट्स ऑफ क्लब्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स एंड मोस्ट इनकम कम्स फ्रॉम मेंबर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे आप लोग ये क्रिकेट क्लब की बात कर लें। ठीक है जी, तो अगर लाहौर जोहर टाउन के अंदर आप देखें तो अलीम डार साहब का वो क्रिकेट क्लब है, तो वहाँ की जितना भी वो उन्होंने प्लाट खरीदा, उस पर जो भी खर्चा हुआ, वो मलकियत तो अलीम डार साहब की है। फिर आप में से किसी ने भी अगर क्रिकेट खेलने का शौक रखता हो या सीखनी हो, तो वहाँ पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर सालाना फीस पे करेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्लब चल रहे होते हैं और आवाम को सर्व कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली फ़ायदा भी हो रहा होता है। और कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, these are association of persons usually of limited means who voluntarily come together to achieve a common economic and through the formation of controlled business organization making equitable contributions to raise capital and accepting a fair share of risk and benefits. A cooperative is not formed with profits as the guiding objective but to render services to society and its members. इसके अंदर वो ये बात कर रहा है जनाब, अल्टीमेटली मकसद यानी कि प्रॉफिट तो आता ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी, ये नहीं है कि नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट आता है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देते।
तो इसके अंदर वो कहता है जी कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जो मतलब लोग ये स्टार्ट करते हैं वो अपनी मर्जी से एक तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, ताकि वो यानी कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करके मुआशरे में अहम किरदार अदा कर सकें, ठीक है जी। इसमें जो है वो उनको ये भी रिस्क होता है, हो सकता है उनको बिल्कुल प्रॉफिट इसमें ना हो, ठीक है, और उनका जो लगाया हुआ पैसा वो वैसे ही डूब जाए, लेकिन वो एक रिस्क लेते हैं ताकि जी चलो कल को हमें जो भी बचेगा उससे हम बाद में जो भी कुछ ना कुछ मुल्क को भी फायदा अल्टीमेटली होगा कि लोगों को मुलाजमत मिलेगी या कारोबार मिलेंगे, और दूसरी बात यह है कि उससे फलाह बहबूद का जो भी वो काम करना चाहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा मेरे भाई, ये अभी मेरी नज़र पड़ी है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये वाला टॉपिक भी है इसमें, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो। The laws and regulations affecting an entity and the possibility of major new laws and regulations in the future has an impact on how business operate. Laws and regulations vary between different countries. अच्छा जो कहता है कि हर मुल्क में यानी कि पार्टनरशिप कंपनीज को चलाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन है, हर कंपनी के अपने अपने, जिस तरह पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 इस टाइम लागू है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स पे बाद में आते हैं। सबसे पहले कंपनीज लॉ, वही है जी कि अभी कंपनीज एक्ट चल रहा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो जिसके अंडर सारी कंपनीज ही आती हैं, ठीक है, और इसके अंदर फिर आ रहा होगा मेन जो है वो एक रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। द एक्ट रेगुलेट्स कंपनीज फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, जनरल पब्लिक, इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई सच या चीज़ें नहीं है, इनको आप पढ़ लें इंशाल्लाह। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हुई तो फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या मेरे से व्हाट्सएप कर लीजिएगा। पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके से चलती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलती है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं, यानी कि हिकमत अमली के जो प्लान्स किए जाते हैं, यानी कि एन इंटरनेशनल कंपनी माइट लोकेट सम ऑपरेशंस फॉर टैक्स रीजंस इन अ कंट्री विद अ फेवरेबल टैक्स सिस्टम। कि ये हो सकता है कि किसी को लगे कि जी फलां मुल्क में जो है ना वो टैक्स रेट बहुत कम है, तो वो अपना बिजनेस वहाँ स्टेबल कर सकती है। रीलोकेट ऑपरेशन, एक मुल्क से दूसरी जगह कंपनी को शिफ्ट करने का, कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में उन्हें लगे कि हमारा सिस्टम नहीं सही चल रहा तो वो किसी और मुल्क मूव कर जाएं, ठीक है जी। फेस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, हो सकता है बाहर के किसी मुल्क में उन्हें बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना हो तो वो पाकिस्तान में आके जो है वो अपना सारा कारोबार स्टार्ट कर लें। तो इसके अंदर बेसिक ये आपको टेस्ट हो सकता है कि कंपनीज एक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, SCCP के अंडर आते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये कि पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट वो यूज़ हो रहा है। तो बाकी कोई सच ऐसी चीज़ें नहीं है, इस चैप्टर को बस अच्छे तरीके से रीड आउट करें। बाकी इसमें से पूछना तो उसने रटा, यहाँ ये हो सकता है कि ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की जो हेडिंग्स हैं इसको वो पूछ ले, यानी कि पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज दे के और उसमें से मिक्सअप करके आपके दिमाग की दही बना दे कि वो फिर कोई ना कोई इसमें से ऐड कर दे, तो वो फिर भूलने का चांस पैदा हो सकता है। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लो, आपने लिया है, मजीद खुद भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको क्रैम भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।